हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य स्तरीय समान परीक्षा 2025-26 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को भी आपको देखना चाहिए, गत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के साथ साथ। तो इसी के ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। आज जो गणित विषय का प्रश्न पत्र आया था उसके जो प्रश्न थे उनको मैंने कंप्लीटली हल करवाया है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न और बोर्ड परीक्षा का एग्जाम का पैटर्न लगभग समान होता है, एक जैसे से ही प्रश्न आते हैं। टाइप जो होता है प्रश्नों का एक जैसा होता है। हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम 70 अंकों का होता है और जो बोर्ड की परीक्षा होती है, ईयरली एग्जाम होता है, वो 80 अंकों का होता है। तो थोड़ा सा नंबरों का अंतर होने के कारण प्रश्नों की संख्या में अंतर आ सकता है, परंतु पैटर्न एक जैसा होता है। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप बोर्ड की परीक्षा को अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखकर प्रश्न को किस तरह से हल किया जाता है ये आराम से आपको सीखना है। इस वीडियो में मैं न केवल आपको हाफ ईयरली एग्जाम का जो प्रश्न पत्र है गणित विषय का वो हल करवाऊंगा, बल्कि आपको बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा उसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो इन द वीडियो आपको मैं बताता जाऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। गणित विषय का प्रश्न पत्र जिसमें कुल 20 प्रश्न आए थे और 3.25 घंटे में हमें प्रश्न पत्र को हल करना था और पूर्णांक थे 70 अंकों के। तो हम इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। खंड 4 इसके टोटल थे, तो उसमें से खंड ए करेंगे हम सबसे पहले। खंड ए यानी सेक्शन ए, जिसका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ टाइप का बोर्ड परीक्षा में देखा जाए तो कुल 18 प्रश्न आते हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 18 है। परंतु हाफ ईयरली एग्जाम में प्रश्नों को कम कर दिया गया है। यहां पर कुल 15 प्रश्न आएंगे। एबे सैदे वाले कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 15। तो हम इन 15 प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है 26 व 91 का HCF है। 26 और 91 का HCF यानी मैं से पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है 26, 7, 13 और 2। तो देखो, गुणनखंड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जब हम हल करेंगे तो हमें 26 और 91 का HCF पता चल जाएगा। देखो, 26 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 26 के गुणनखंड 2 गुणा 13 होते हैं और 91 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 7 गुणा 13 आएगा। दोनों के गुणनखंड हमने रफ कार्य करना है। तो हमें इनका मैस है यानी HCF निकालना है दोनों संख्याओं का, यानी 26 और 91 का। तो हमें प्राप्त हो जाएगा कॉमन जो इन दोनों में आया हुआ है, यहाँ पर 13, यहाँ पर भी 13, दोनों में एक जैसी संख्या केवल 13 आया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 13। तो इन ऑप्शन में से स ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रश्न, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 में मूलों का योग होगा। मूलों का योग पूछा गया है। चार ऑप्शन है 7, 10, -10 और -7। तो इसका हल कैसे होता है बच्चों? कोई भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग, इसका एक फॉर्मूला होता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ये आपको मैंने बताया हुआ है कई बार, इनसे रिलेटेड प्रश्न हर बार आते हैं। तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। और -b/a में b और a क्या है? b तो होता है x का गुणांक, a होता है x² का गुणांक। आप मानक द्विघात समीकरण को देखोगे, उससे आपको ABC के मान पता चलेंगे। x² के गुणा में a होता है, x के गुणा में b होता है और अचर पद c होता है। तो x के गुणा वाला b है, b का मान कितना है? 7। तो पहले ये वाला माइनस, फिर 7 और फिर बटा में 1। x² के गुणा में 1 है। -7/1 हल करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। -7 इसके मूलों का योग है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया -7, द विकल्प हो गया। अगला सवाल तीसरा, यदि x + y = 10 और x - y = 6 हो तो x व y के मान होंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया हुआ है। x और y दो चर हैं, x और y दो चर हैं जिनका योग कितना है, जो जोड़ करके कितना उत्तर आ रहा है? 10 आ रहा है। और x - y यानी x में से y घटाने पर 6 आ रहा है। तो x और y के मान बताने हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखना जरूरी था, x व y के क्रमशः मान होंगे, क्रमशः लिखना जरूरी था। वैसे देखो 8,2 और 2,8 दो बार आ गए, इसमें सेम विकल्प है। तो ये उत्तर दोनों ही मतलब इसमें आपको लग सकता है कि सही होंगे, लेकिन जिस हिसाब से ये प्रश्न बनाया गया है उस हिसाब से पहला जो मान है वो x का है, दूसरा वाला मान y का है। परंतु यहाँ पर एक वर्ड लिखना जरूरी था, x व y के क्रमशः मान होंगे, ये x व y के मान क्रमशः होंगे। तो क्रमशः का मतलब पहला x का, दूसरा y का।
कोमा लगाने पर कोई भी उत्तर किसी का भी हो सकता है। तो अब क्रमशः वर्ड लिखना जरूरी था। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखो x और y का जोड़ करने पे 10 आ रहा है, तो सभी विकल्पों को देखकर आप इसका उत्तर बता सकते हो। इन दोनों का जोड़ 10 है, इन दोनों का जोड़ भी 10 है, इन दोनों का जोड़ भी 10 है, इन दोनों का जोड़ भी 10 है। परंतु अब दूसरी समीकरण देखें, x माइनस वाई बराबर 6। x में से y घटाने पर 6 उत्तर आएगा। तो 8 में से 2 घटाने पर 6 आता है, 2 में से 8 घटाने पर -6 आता है, 4 में से 6 घटाने पर -2 आता है, 5 में से 5 घटाने पर 0 आता है। तो केवल एक ऑप्शन अपने को मिला, ऑप्शन ए 8,2, जो कि दोनों ही समीकरणों के लिए सही बैठ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप इस सवाल को हल करके भी बता सकते हो, अगर हल करना चाहो तो x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 6, दोनों पे आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि लगाकर कंप्लीटली हल करके भी इसका उत्तर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में विविक्त कर d ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसका हल, विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला आसान सा फॉर्मूला है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये d यानी विविक्त कर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है किसी भी द्विघात समीकरण के लिए। b स्क्वायर माइनस 4ac विकल्प इनमें दे रखे हैं, उनमें से विकल्प ब सही हो रहा है, तो ब ऑप्शन पे अपने को टिक करना था। आगे पांचवा प्रश्न, एपी दे रखी है, एपी 7, 13, 19, 25, डैश 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 का 12वां पद होगा। तो 12वां पद पूछा है, 4 ऑप्शन है, 50, 60, 73 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो आप इस एपी को देखो और एपी में से जो चीजें प्राप्त कर सकते हो वो लिख लोगे। आप 12वां पद ज्ञात करना चाहते हो, तो एपी दे रखी है 7, 13, 19, 25। अब इस एपी से आपको 2-3 चीजें पता चल जाती है। पहला तो इसमें ए का मान, प्रथम पद 7 है, सबसे पहले आता है ए। फिर उसके बाद डी का मान, डी होता है सार्व अंतर, सभी में अंतर, सभी पदों में, क्रमागत पदों में अंतर। 7 में 6 जोड़ने पे 13 आता है, 13 में 6 जोड़ने पर 19 आ रहा है, 19 में 6 जोड़ने पर 25 आ रहा है, यानी डी कितना होगा, 6 होगा। डी का वैसे सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 में से 7 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो ये हो गया डी। अब हमें कौन सा पद निकालना है, 12वां पद, यानी हमें ए 12 ज्ञात करना है, और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस 11d। ए 12 निकालने का, यानी 12वां पद निकालने का सूत्र होता है ए प्लस 11d। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान 7 प्लस 11 गुणा में डी का मान 6, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 11 छिके 66, 66 और 7 जुड़कर हो जाएंगे 73। 73 इसका उत्तर है। 4 ऑप्शन में से स ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6, दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC तो x का मान होगा। x का मान बताना है इस आकृति को देखते हुए। DE, ये जो DE है ये BC के समांतर है। 4 ऑप्शन है, 4, 3, 9 और 6। तो पहली बात आपको ये डायग्राम देखते ही पता लग गया होगा, ये चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का एक प्रश्न है, जिसमें हमारे पास थेल्स प्रमेय लगती है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और उसका क्या निचोड़ है कि अगर एक त्रिभुज है उसके समांतर एक रेखा खींची जाती है एक भुजा के समांतर, तो वो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को उपयोग में लेते हुए लिखेंगे, यहाँ पर थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय से मैं आपको सोल्व करना बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना नहीं है, केवल विकल्प देखना होता है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को डिटेल में इसलिए हल करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें पता लगे। अगर ये 1 नंबर का प्रश्न वैसे आ जाए हल करने के लिए, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये तो एबेसेडर वाला प्रश्न था, तो आप डायरेक्ट पहुंचोगे, रफ कार्य में आपको जैसे समझ में आता है वैसे लिखोगे। लेकिन 1 नंबर में अगर हल करने वाला प्रश्न आ जाता है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, थेल्स प्रमेय से। अगर ये आकृति इस तरह से है तो हम क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर होगा ए से डी AD बटा डी से बी DB, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा EC। और इसमें अब हम मान हम रखेंगे तो x की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। AD का मान है 4, DB का मान है 6, 4/6, AE का मान x है और बटा में EC का मान 9 है। हल करेंगे तिरछा गुणा, 6 का गुणा x के साथ 6x, 4 का गुणा 9 से 4 9 में 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36/6, यानी x का मान आया हमारे पास 36 में 6 का भाग देंगे 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन द सही हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 7वां, वृत्त का व्यास AB है तथा A 3, -10 है व B 1, 4 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे।
केंद्र बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें पता है, ए के निर्देशांक पता है, बी के निर्देशांक पता है, केंद्र बिंदु के निर्देशांक हमें नहीं पता। चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसको हल करेंगे हम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो व्यास का मध्य बिंदु होता है ना, वो वृत्त का केंद्र होता है। किसी भी व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, तो वृत्त का केंद्र निकालना है तो व्यास के सिरे दे रखे हैं, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर आप एक डायग्राम बनाकर देखो, इसको समझो। व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें पता है, केंद्र बिंदु ओ के निर्देशांक एक्स वाई है, तो मध्य बिंदु सूत्र से हमें पता लग जाएगा। मध्य बिंदु सूत्र हमें बता देगा कि एक्स के और वाई के मान क्या होंगे। मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, जिसको हल करेंगे x1 का मान 3 है और x1 का मान -3 है और x2 का मान 1 है, तो -3 प्लस 1 बटा में 2, तो -3 नहीं है, ये प्लस का 3 है। यहाँ पर मैंने निर्देशांक लिखते टाइम गलती कर दी, प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस का 3 प्लस का 1, 4 बटा 2, तो उत्तर आ जाएगा 2। x का मान तो 2 आ गया। इसी तरह से y का मान y1 प्लस y2 बटा 2, तो y1 का मान माइनस के 10 ये वाले, और प्लस y2 का मान 4 बटा में 2, -10 प्लस 4 माइनस के 6 बटा 2 बराबर माइनस का 3। तो x कोमा वाई कितना आया अपने पास, 2 कोमा -3। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है 2 कोमा -3, जो ऑप्शन पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। ओके, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है साइन 60 डिग्री का मान है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बटा 2 होता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, वर्गमूल 3 बटा 2। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों वाली सारणी है, उससे आपको उसको अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है तो ये याद रह जाएगा। आगे इसके बाद 9वां प्रश्न, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उनताश कोण होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सूर्य का उनताश कोण पूछा गया है। तो इस प्रश्न को देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो बच्चों, यहाँ पर ए बी एक वृक्ष है जिसकी छाया 10√3 मीटर है और वृक्ष की ऊंचाई है 10 मीटर। हमें सूर्य का उनताश कोण यानी इस थीटा का मान निकालना है। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है, तो हमें लंब बटा आधार इसमें अप्लाई करना है। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब और आधार हमें ज्ञात है तो हम इसमें मान रखेंगे। लंब का मान तो है 10, आधार कितना है 10√3 बराबर में आएगा tan थीटा। थीटा की वैल्यू पता नहीं है तो थीटा की जगह थीटा लिखा जाएगा। फिर ये देखो 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे बच गया √3, 1 बटा √3 बराबर आ गया tan थीटा। तो 1 बटा √3 tan थीटा का मान आ रहा है। तो 1 बटा √3 कब होता है, जब tan 30 डिग्री का होता है, तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। इससे हम लिख सकते हैं सूर्य का उनताश कोण कितना हुआ, सूर्य का उनताश कोण अर्थात थीटा बराबर 30 डिग्री। 4 विकल्पों में से द विकल्प पे लिखा हुआ है, तो अंतिम विकल्प इसका सही विकल्प है। इसके बाद इसका 10वां प्रश्न करते हैं। 10वां प्रश्न है, वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1, 2, 3 या अनंत। वृत्त के बाहर एक बिंदु है, उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु ए से AP और AQ, केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इससे ज्यादा हम स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। तो इसका ब ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसके बाद इसका 11वां प्रश्न, R त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। R त्रिज्या वाला एक वृत्त है और उसके त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताना है और थीटा कोण उसके बीच में अंतरित हो रहा है। तो इसका हल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है हमें। तो वैसे तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपने याद कर रखा होगा, πr² गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। ये वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला है। तो इन ऑप्शन में से ब ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, इस पे आपने टिक करना था। ओके।
अगला सवाल है 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। गोले के आयतन को बताना है और सारे आयतन के ऑप्शन में देखो पाई का मान नहीं बदला है, पाई की जगह पर पाई ही मान प्रयुक्त करना है, न 22/7 लिखना और न ही हमें 3.14 लिखना। गोले का फॉर्मूला आयतन का क्या होगा? गोले का आयतन फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3। गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें अब मान रखो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर का मान कितना है? 3 है। 3 की क्यूब यानी 3 को 3 बार लिख दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 4 पाई गुणा 3 गुणा 3। गुणा करेंगे 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पाई आ जाएगा। ठीक है, 36 पाई घन इकाई। ये इसका घन इकाई या घन सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि आपको यहां पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन सेंटीमीटर। 36 पाई घन सेंटीमीटर ऑप्शन है सही उत्तर है। इसके बाद अगला सवाल है 13वां। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या r व ऊंचाई h है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एच। ये वाला ऑप्शन इसका सही है। बेलन का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला हमने अप्लाई करना था। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो फॉर्मूले आते हैं, तो आपको ये याद रखनी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय पूछा जाता है तो फिर उसका फॉर्मूला ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका 14वां पार्ट, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता बतानी है अंक 6 आने की। तो देखो 6 के अनुकूल परिणाम कितना है? अंक 6 आने के अनुकूल परिणाम कितने हुए? अंक 6 के अनुकूल परिणाम पूरे पासे पर 6 कितनी बार लिखा होता है? केवल एक बार लिखा होता है। और कुल परिणाम कितने होते हैं? पूरे पासे पर कितने अंक लिखे होते हैं? कितनी साइड होती है उसकी? 6 होती है। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब हम लिखेंगे यहां पर प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 बटा में कुल परिणाम 6, 1/6 इसका उत्तर होगा। 4 ऑप्शन में से ये वाला द ऑप्शन इसका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसका 15वां पार्ट, अंतिम है ये अवैध वाला प्रश्न। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का माध्य होगा। माध्य बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ये व्यक्तिगत जो आंकड़े होते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको अगर गणित की भाषा में लिखें सिग्मा एक्स के बटा में एन। ठीक है, अब आंकड़ों का योग, इन सभी का योग 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, और इन सभी के बटा में कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े हैं, तो यहाँ 7 लिख देंगे। अब इनका जोड़ करेंगे, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 और 11 35, 35 और 13 48, 48 और 15 63, 63 और बटा में 7, 63 में 7 का भाग देंगे, 9 7 63, तो इनका माध्य कितना आ गया? 9। ऑप्शन है सही उत्तर हो गया। तो इस तरह से हमने एबेसेदे वाले सारे प्रश्नों को सोल्व कर लिया। देखो बच्चों, एबेसेदे वाले कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको हम डायरेक्ट टिक कर सकते थे, लेकिन मैंने प्रत्येक प्रश्न को आपको हल करवाया है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न एबेसेदे का यानी वैकल्पिक प्रश्न न होकर आपको 1 नंबर में छोटा प्रश्न भी मिल जाए इनके जैसा, तो मैंने हल करवा के आपको बताए हैं। रफ कार्य में भी आप इनको हल करके आंसर तक पहुंचोगे, बिना अंदाजा लगाए आप एकदम एक्यूरेट आंसर पे टिक लगाओगे, अदरवाइज जल्दबाजी में कई बार गलत हो जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान आपने रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 2।
दूसरा प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसके कुल 6 प्रश्न आए हैं। बोर्ड परीक्षा में भी आपको यहाँ पर 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इनको एक एक करके प्रश्नों को अच्छे से समझ के इनके आंसर निकालोगे। पहला प्रश्न है, रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 में यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो रेखाओं के डेश हल होंगे। तो हलों की संख्या पूछी गई है, कितने हल होंगे। अगर तीनों ही अनुपात बराबर हो गए, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो बच्चों वो रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है। संपाती यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, और वो एक दूसरे को हर एक जगह पर रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती है। तो जितने बिंदुओं पर एक दूसरे को स्पर्श यानी प्रतिच्छेद कर रही है तो उनको हम बोलेंगे उतने ही हल होते हैं उसके। तो संपाती रेखाओं के तो अनंत हल हो गए। तो ये रेखाएं संपाती होने का प्रतिबंध दिया हुआ है, तो इसका उत्तर आएगा कि इस तरह की रेखाओं के अनंत हल होते हैं। तो यहां पर अनंत वर्ड आएगा, अनंत। ठीक है। अगर ये यहां पर ऐसे लग जाता, यानी कि a1 बटा a2 बराबर होता b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटा c2, तो रेखाएं समांतर हो जाती। तो यहां पर फिर क्या आता, समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता, तो यहां पर शून्य हल आ जाते। हलों की संख्या कितनी हो जाती, शून्य। और अगर यहां नॉट इक्वल की बजाय यहां लग जाता तो फिर इसकी बात ही नहीं करते हम। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब क्या होता, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, और प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं केवल एक जगह पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इसलिए उनका केवल एक हल होता है। तो इसका उत्तर तो आ गया अनंत हल। और इसके अलावा बाकी प्रश्न देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर डेश होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए जो स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु के ऊपर त्रिज्या से क्या होती है, 90 डिग्री का कोण रखने के कारण यहां पर लिखेंगे कि लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण डेश होता है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, आपको याद रखना है ये। शंकु का आयतन डेश होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आगे है 5वां, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डेश होती है। व्यास के सिरे पर हम जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसका उत्तर आएगा समांतर। व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर होती है। अब आगे है 6, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस डेश माध्य। तो आपको ये याद रखना है ये फॉर्मूला कि माध्य, बहुलक और माध्य तीनों में आपस में क्या संबंध होता है। तो 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। माध्य का दुगुना, माध्य का दुगुना और उसमें बहुलक जोड़ दो तो माध्य का 3 गुना हो जाता है। ओके, इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं, इसका अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 3, अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न। और इसका जो पहला प्रश्न है वो है 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रश्न इसमें भी एक एक अंक का है। इसमें बोर्ड एग्जाम में कुल 12 प्रश्न आते हैं, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है। तो बोर्ड एग्जाम के अनुसार अगर आप देखो तो 12 प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न, 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो हल करेंगे इसको। 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो बच्चों, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो यहाँ पर आप एक लाइन में इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हो, परंतु अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड साथ के साथ करके देखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर गुणनखंड कर रहा हूँ इसके 3825 के। कुछ एक लाइनें मैंने इस तरह से लगा दी। अब यहाँ पर 3825, सबसे पहले 2 का भाग इस संख्या में नहीं जाने वाला, क्योंकि इकाई अंक इसका सम संख्या नहीं है, तो 2 की भाजकता इसमें नहीं है। 3 की भाजकता अंकों का योग करने पर पता चलती है। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। जब 18 3 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसमें 3 का भाग देंगे। सबसे पहले 3 में 3 का भाग दिया 1, 8 में 3 का भाग दिया 2 पर गया, यहाँ बच गए 2, 2 दूनी 2 और 2 22, 7 दिए 21, 1 बच गया, 1 और 5 15, 5 दिए 15। फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा, 425 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूँ। फिर इसमें अब 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 425 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम इसमें 5 का भाग देंगे, और 5 की भाजकता अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो इसमें 5 का भाग देंगे। 8 पर जाए, 8 5 40, 2 बच गया, 2 और 5 25, 5 5 25। 85 में एक बार फिर 5 का भाग देंगे, 17 आएगा, और 17 में 17 का ही भाग जाता है,
एक अभाज्य संख्या होने के कारण एक आ जाएगा आखिर में। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, ये वाले गुणनखंड हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये इसका आंसर आ गया। अब आगे इसका सेकंड प्रश्न जिसमें पूछा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग -3 व मूलों का गुणनफल 2 है। क्या पूछा गया है, द्विघात समीकरण। अगर यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा जाता तो थोड़ा सा हमें सवाल को डिटेल में करना पड़ता, इसके लिए कुछ अलग तरीका है, परंतु हमसे यहाँ पर द्विघात समीकरण पूछी है तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिखना ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। समीकरण को बनाना, द्विघात समीकरण कैसे बनती है, द्विघात समीकरण याद रखना, द्विघात समीकरण होती है x² माइनस मूलों का योग गुणा में x और प्लस में मूलों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। ये अप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। x² माइनस मूलों का योग कितना है, -3 है तो -3 आ जाएगा और प्लस में मूलों का गुणनफल है 2 बराबर में 0। और हल करेंगे इसे, x² माइनस और माइनस कट कर प्लस में बदल जाएंगे, 3x और प्लस में 2 बराबर 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर ये सवाल आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो ये तरीका वहाँ पर काम में नहीं आता, उसको हल करने का अलग तरीका है। अगर उसके जैसा कोई सवाल आगे आया तो मैं उसमें करवाऊंगा, अदरवाइज ये आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करने में सबसे अच्छा तरीका है जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो। उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है और वो इसमें नहीं लगता। ठीक है, अब आगे इसका थर्ड पार्ट है, एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18, डैश 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 का कौन सा पद 78 है। तो एपी का 78 कौन से वहां पद है वो बताना है। तो दी गई एपी क्या है पहले नोट करेंगे, दी गई एपी है 3, 8, 13, 18, डैश 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 डैश। तो यहां से हमें दो बातें पता चल जाती है, एक तो इसका प्रथम पद अर्थात ए का मान पता चल जाता है। किसी भी एपी का सबसे प्रारंभ में आया हुआ पद एपी का प्रथम पद कहलाता है। और सार्व अंतर हमें यहाँ से पता चल सकता है, सार्व अंतर यानी डी, जिसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 8 में से 3 घटा दो तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा 5। ठीक है, ये डी का मान आ गया। ए का मान हमारे पास है, डी का मान भी हमें पता है। अब 78 कौन सा पद है तो लिखेंगे माना एपी का एनवां पद। हमने मान लिया कि एनवां पद जो है वो कितना है, 78 है। एनवें पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 78। अब इसमें मान रखेंगे ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, डी का मान 5 बराबर 78। हल करेंगे 3 प्लस 5 का अंदर गुणा, 5n माइनस 5 बराबर 78। ये 5n एज इट इज आ गया, ये 3 प्लस के हैं माइनस के 5 है तो 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, 3 का और -5 का कैलकुलेशन होकर -2 बचेंगे, जो दूसरी तरफ जाएंगे बराबर के तो प्लस के 2 हो जाएंगे, 78 प्लस 2। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 78 और 2 80, 80 बटा 5, यानी n की वैल्यू आ गई n बराबर 16, 16 5 80 होता है, n का मान 16 आ गया। नीचे लिख दो, अतः 78 दी गई एपी का 16वां पद है, दी गई एपी का 16वां पद है। इस एपी का कौन सेवां पद है, 16वां पद है। चलिए इसका अगला सवाल देखो बच्चों, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान बताइए। इसे हल करके इसका उत्तर निकालना है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसको हल करना है तो साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, गुणा में अब यहाँ बीच में कोई निशान नहीं है यानी गुणा है, कोस 30 का मान भी सेम होता है √3/2 ही, और प्लस साइन 30 का मान 1/2
और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। मान रखने के बाद इसे हल करेंगे, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा होगा 3, 2 का 2 से गुणा किया 4, 3/4। इधर 1 और 1 का गुणा 1 और बटा में 2 का 2 से गुणा 4, 1/4। 3/4 और 1/4 का हर समान है तो अंशों का सीधा गुणा हो जाएगा। हर में आएगा 4 और ऊपर आएगा 3 + 1, 3 और 1 4, 4/4, यानी उत्तर आएगा इसका 1। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया 1। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब इसका 5वां सवाल, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका डायग्राम बनाकर इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है वैसा ही डायग्राम बनेगा। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक मीनार बनाई है ए बी, और इस मीनार का जो पाद बिंदु है उस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, 30 मीटर की दूरी पे। तो मीनार की ऊंचाई यानी हमें ए बी ज्ञात करनी है। तो जो कोण दिया होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये वाली भुजा आधार। यहाँ पर समकोण बनता है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हमें आधार पता है, हमें लंब ज्ञात करना है। तो लाल बटा कक्का के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लंब और आधार में हमें अनुपात बताना है। तो देखते हैं, इसमें पहले समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज का नाम, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटा आधार बराबर होता है एन थीटा। तो लंब यानी ए बी, आधार है बी सी, बराबर tan 30 डिग्री। ए बी का मान हमें ज्ञात नहीं है, बी सी का मान दिया हुआ है 30, और बराबर में tan 30 का मान 1/√3। तिरछा गुणा करेंगे तो इसमें हमें ए बी की वैल्यू प्राप्त होगी, ए बी बराबर 1/√3। इसको सीधा यहाँ ले गए गुणा में, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखो बटा में जब √3 आ जाता है तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करना होता है, √3 गुणा √3। तो ये बन जाएगा ए बी बराबर 30√3, ऊपर का गुणा, और नीचे √3 का √3 से गुणा 3। तो ये बन जाएगा अपने पास ए बी बराबर 3 से 30 कट जाएगा 10 बार, 3 एकम 3, यहाँ आ जाएगा 10। तो ए बी की वैल्यू आ गई 10√3, ये ए बी का मान आ गया। तो नीचे लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी बराबर 10√3 मीटर आंसर। ठीक, तो इस तरह से खंड ए का प्रश्न संख्या तीसरे का ये 5वां और अंतिम प्रश्न था जो हमने कंप्लीट कर लिया। और आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर कुल 12 प्रश्न होंगे प्रश्न संख्या 3 में, यहाँ पर केवल 5 ही प्रश्न हैं हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका अगला खंड करते हैं, खंड ब, जिसके अंतर्गत आपको लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न इसमें है प्रश्न संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें दिए गए प्रश्न 2-2 अंकों वाले हैं, तो हम देखते हैं इन प्रश्नों को। खंड ब का पहला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, इस 3 + 2√5 को हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी सारे प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं में से एक ये प्रश्न आया हुआ है। किस तरह से इनको हल किया जाता है, हल करने का तरीका क्या है, वो आपने पहले भी सीखा होगा, मैं आपको यहाँ पे रिपीट करके बता देता हूँ। जिस भी संख्या को हमने अपरिमेय सिद्ध करना होता है, हम विरोधाभास के रूप में उसे पहले परिमेय मान लेते हैं। तो पहले स्टार्टिंग सवाल की यहीं से करेंगे, लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने सिद्ध तो करना है इसे एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने इसको एक परिमेय संख्या मान ली है। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। फिर हम इसमें लिखेंगे माना 3 + 2√5। अगर हम इस संख्या को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हम इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे P/Q के रूप में लिखेंगे। 3 + 2√5 को लिखेंगे हम A/B। हमने P/Q की बजाय A/B लिख दिया। अब यहाँ पर A और B में भी कुछ खास बातें आपने ध्यान रखनी है। एक तो ये कि B का मान कभी 0 नहीं होता, ठीक है। जो हर है
बटे वाली संख्या है वो कभी जीरो नहीं होती, b नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरी बात, a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ये लाइन सबसे जरूरी है, इसको लिखना सबसे मस्ट है। इसमें एक वर्ड आया हुआ है सह अभाज्य। ये सह अभाज्य का मतलब आपको पता होगा, ऐसी संख्याएं जो आपस में किसी एक पहाड़े से कटती नहीं है, यानी कि कॉमन जिनमें कुछ नहीं आ सकता, उसको सह अभाज्य बोलते हैं। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पर अकेली संख्या होती तब तो हम उसका वर्गमूल खत्म करते वर्ग करके, लेकिन यहाँ पर एक संख्या के साथ दूसरी संख्या भी है, अगर हम इसको वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल 5 वाला जो रूट है ये कभी खत्म नहीं होगा। तो वर्गमूल वाले मेथड से इसको नहीं करना, इसका अलग मेथड है पक्षांतरण वाला। पहले हम 3 को पक्षांतरित करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 2√5 और ये बनेगा a बटा b, ये 3 इधर आकर माइनस में चला जाएगा 3/1। इसको हल करेंगे, ये बन जाएगा 2√5 और बराबर में इधर इधर हम बटरफ्लाई रूल जो आपको पता ही होगा, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा, b का 1 से गुणा b, a का इधर गुणा तिरछा गुणा, a और 1 का गुणा 1 a और b का -3 से गुणा -3b, ये आएगा। अब ये 2 यहाँ से हटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास इधर केवल √5 और बराबर a माइनस 3b, 2 पक्षांतरित होके बटा में चला जाएगा, बटा में 2b। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने √5 को एक तरफ ले लिया, दूसरी तरफ जो आंसर आया है उसको ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ लिखा है कि a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी a और b पूर्णांक संख्याएं हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं a एक पूर्णांक संख्या है तो यहाँ लिख देते हैं पूर्णांक संख्या, माइनस अगर b पूर्णांक है तो पूर्णांक का 3 गुना वो भी एक पूर्णांक संख्या होगी, तो ये आएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इस पूरे के बटा में b का दुगुना ये भी एक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या। अब ये आएगा √5 बराबर, पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या माइनस करते हैं तो पूर्णांक संख्या बचती है, पूर्णांक संख्या। और इसके बटा में भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या बटा पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या बताती है। ये पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या बताती है। पूर्णांक बटा पूर्णांक यानी जैसे ये a बटा b है, ये पूर्णांक बटा पूर्णांक है, तो ये किसका रूप होता है, एक परिमेय संख्या का। तो √5 क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर एक परिमेय संख्या ही है, परंतु हमें ये पता है, हम पहले से जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। हमारे पास ये इसका पहले से सिद्ध किया हुआ रूप है कि √5, √2, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु यहां पर क्या आया है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो कथन असत्य हो गया, तो लिख दो नीचे, इसके बाद अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं या हम सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी धारणा गलत हो गई। तो शुरू में हमने माना था 3 + 2√5, इसको परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, वो परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। हमने इसको परिमेय माना था ना, वो गलत सिद्ध हो गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर ये गलत है परिमेय मानना, तो इसका मतलब ये निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या होगी। लिखेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इति सिद्धम हमने लास्ट में इसके नोट कर दिया। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5वां, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।
दो प्रश्न पूछे हैं, 1 नंबर का ये प्रश्न है। तो पहले देखो बहुपद हमें दिया हुआ है पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसको गुणनखंड विधि से इसके शून्य निकालने हैं। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो बीच वाला पद है ना 2x, इसके दो पार्ट करने हैं और उसके लिए मुझे थोड़ा रफ वर्क करना होगा। रफ वर्क क्या है, इसको तोड़ने का तरीका होता है, हमने यहाँ पर a b और c तीनों के मान लिखने हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक -2 और एक्स का गुणांक -8। फिर a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, a गुणा c, तो कितना आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई -8। -8 के फैक्टर कर लो, -8 के फैक्टर होते हैं 8 गुणा 1, 4 गुणा 2, दो फैक्टर ये हो गए, इसके अलावा कोई और फैक्टर बनता नहीं है। तो हमें ऐसा फैक्टर देखना है, क्योंकि a और c का गुणा करने पर घटाव आया था, तो इनका ऐसा गुणनखंड देखना है कि 2 प्राप्त हो जाए घटाने पर। तो घटाने पर 2 प्राप्त होगा, 4 और 2 का घटाव। तो हमें इस 2 को रिप्लेस कर देना है 4 माइनस 2 से। देखो 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आ जाता है। ये मैंने डिटेल में काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं, उनमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके बताई हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 2 के 2 फैक्टर कर दिए, 4 और 2, 4 घटाओ 2, ऐसे किए हैं। आपको यहाँ पर मैंने डिटेल बताई है यहाँ पर। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके जो अलग से वीडियो बना रखे हैं वो मैं आपको उनके लिंक शेयर कर दूंगा। आगे है एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 4x, आगे ब्रैकेट के अंदर माइनस का गुणा होगा तो ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 8। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में x कॉमन आएगा, x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x माइनस 4 फिर से कॉमन आ जाएगा और अगले ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 2। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्यकों के लिए क्या होगा, शून्यकों के लिए या तो क्या होगा, या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा, और या फिर क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 होगा। देखो दो गुणनखंड है, दोनों में से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से x के मान आ जाएंगे 0 प्लस 4, 4 का पक्षांतरण होकर x बराबर 4, x का मान आ गया 4। दूसरी तरफ x बराबर आएगा 0 माइनस 2, यानी x का मान आ गया माइनस का 2। तो ये आ गया हमारे पास x, और x के दो मान आ गए। नीचे लिख दो, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक कितने आए, x के दो मान 4 कोमा माइनस 2। ये अभी हमारे शून्यक निकले हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता को देखना है, तो हम अगले पेज पे चलते हैं, संबंध की सत्यता देखते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला इसमें हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, और उसमें लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। फर्स्ट तो ये जांच करनी है, दूसरा हमने जांच करनी है शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यक अपने पास आए हैं, एक तो 4 और दूसरा आया है -2, और -b का मान हमने पिछले पेज पे लिखा हुआ है। पिछले पेज पे आप देखो b का मान क्या है, -2 है और a का मान 1 है। तो यहाँ लिखेंगे -2 और बटा में 1। 4 प्लस -2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घट जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल होके 2 आ जाएगा, जो कि क्या हुआ, सत्य है, जो कि सत्य है। ये तो शून्यकों का योग था। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। पहला था शून्यकों का योग, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। शून्यक अपने हैं 4 कोमा -2, तो 4 का गुणा -2 से, c का मान -8 और a का मान 1। 4 का गुणा -2 से करेंगे -8, -8/1 ये भी -8, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। ओके, ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 6, जिसमें पूछा गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर ये 3 से ये प्रश्न पूछा गया है। माना बड़ा संपूरक कोण, बड़ा संपूरक कोण x और छोटा संपूरक कोण, छोटा संपूरक कोण बराबर y है। अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन इसमें जो दे रखी है, पहली कंडीशन इसमें है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण यानी x जो है छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है। एक समीकरण तो ये हो गई। दूसरी समीकरण यहाँ
अब हमें समझना पड़ेगा, दूसरी समीकरण यहाँ लिखी हुई है लेकिन अपने को दिख नहीं रही। यहाँ बात हो रही है दो संपूरक कोणों की। इसकी बात हो रही है दो संपूरक कोणों की, और संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे संपूरक संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। संपूरक कोण यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब x की जगह पर हम y प्लस 18 लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 से x की जगह पर लिख देंगे y प्लस 18 डिग्री, y की जगह पर y आएगा और बराबर में 180 डिग्री। y और y 2y और इधर आएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y का मान आ गया 162 डिग्री। y का मान आ जाएगा 162 डिग्री बटा 2, यानी y का मान आ जाएगा 81 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई? 81 डिग्री। ये y का मान अब समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से x का मान आ जाएगा। लिखेंगे यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास क्या है? x बराबर y प्लस 18 डिग्री, y की जगह पर लिखेंगे 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा इन दोनों का जोड़ 99 डिग्री। नीचे लिख देंगे अतः बड़ा संपूरक कोण, बड़ा संपूरक कोण जिसे हमने x माना हुआ है वो तो आ गया 99 डिग्री। छोटा संपूरक कोण, छोटा संपूरक कोण जिसे हमने y माना था वो आ गया 81 डिग्री। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न 7वां देखो, दिए गए चित्र में यदि एल एम समांतर सी बी, एल एम और सी बी समांतर है, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रश्न को करने में, लेकिन इस प्रश्न को आप ध्यान से समझोगे तो इसमें मुश्किल कार्य बिल्कुल भी नहीं है। देखो हल करते हैं, सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो इसके पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है दिया क्या गया है, दिया गया है इसमें, दिया गया है तो आप क्या लिखोगे? दिया गया है इसमें एल एम समांतर सी बी, और तथा क्या दिया हुआ है? तथा इसमें दिया हुआ है एल एन समांतर है सी डी। ये तो दिया गया है। इसका दूसरा पॉइंट जिसमें हमें लिखना होता है सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर, आगे सिद्ध करना है हमें ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी उपपत्ति, थर्ड पॉइंट इसकी उपपत्ति वाला होगा। अगर रचना वाला पॉइंट होता है तो तीसरा लिखना होता है, अदरवाइज उपपत्ति में आ जाता है अगला पॉइंट। इसकी उपपत्ति में अपने को लिखना है, देखो फर्स्ट हमने इसमें स्टार्टिंग करनी है। हमें क्या दिया हुआ है? एल एम, अच्छा त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। त्रिभुज दो बन रहे हैं इसमें ऊपर वाले पार्ट में, त्रिभुज ए एम एल या ए एल एम और ए सी बी। ऊपर वाले पार्ट की बात करें, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं ए एल एम और ए सी बी, जिसमें ये दोनों भुजाएं समांतर है। तो यहाँ पर समानुपातिकता वाली जो प्रमेय है वो लगेगी और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। तो हम इन दोनों में समानुपाती वाली जो प्रमेय है वो लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, हमें इन त्रिभुजों के नाम लिखने हैं, सॉरी पहले दोनों त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज त्रिभुज ए एल एम व त्रिभुज ए त्रिभुज ए सी बी में एल एम समांतर है सी बी। ये हमें दिया है, दिया है ये हमें। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुजों की समरूपता से, त्रिभुजों की समरूपता से, अगर इस तरह से अगर बीच में समांतर रेखा आ जाती है तो त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। तो उससे क्या होगा? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी बराबर होगा, ए एल बटा ए सी किसके बराबर होगा? ए एम बटा ए बी के, ए एम बटा ए बी। समीकरण नंबर 1। बात आई समझ में? दोबारा देखो, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ए एल एम और ए सी बी में
LM और CB समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुजों की समरूपता ये कहती है भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AL के बटा में पूरी भुजा बड़े वाले त्रिभुज की AC, इधर AM के बटा में पूरी भुजा AB बराबर हो गया। अब लिखेंगे पुनः, नीचे वाली साइड के दो त्रिभुज हो जाएंगे ALN और ACD, पुनः त्रिभुज ALN व त्रिभुज ACD में LN समांतर है CD, ये दिया गया है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता ये कहती है भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AL बटा AC बराबर होगा AL बटा के AC के AN के बटा में AD, AN बटा AD। समीकरण नंबर 2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, इन दोनों ही समीकरणों में आपको एक चीज यहां पर दिख रही होगी कि यहां दिया हुआ है AL बटा AC बराबर AM बटा AB, और दूसरी समीकरण में AL बटा AC बराबर दिया हुआ है AN बटा AD। यानी यहां पर भी AL बटा AC है, यहां पर भी AL बटा AC है। AL बटा AC का मान ये है, AL बटा AC का मान ये है। अगर यहाँ AL बटा AC और AL बटा AC सेम है तो इसका मतलब ये दोनों मान आपस में सेम होंगे, एक जैसे मान होंगे। तो यहाँ से हम इस सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। लिख देंगे यहाँ से AM बटा AB बराबर AN बटा AD, और ये सवाल हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दो बिंदु दिए हुए हैं इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड है जिसको एक और बिंदु है जो इस रेखाखंड के ऊपर है 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखो एक रेखाखंड है जिसके ऊपर A और B सिरों के निर्देशांक है, जिनके हमें A और B बिंदु के निर्देशांक पता है। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि विभाजन बिंदु है और 3:1 में आंतरिक रूप से विभाजन कर रहा है। तो हमें यहाँ पर विभाजन सूत्र अप्लाई करना है। विभाजन सूत्र डायरेक्ट मैं लगा के इसका आंसर निकाल देता हूँ। विभाजन सूत्र से अगर इस x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने का तरीका होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। मान रखकर इसमें आंसर निकालेंगे। देखो m1 और m2 क्या है, ये 3 m1 है और ये 1 m2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा x2, x2 कौन होगा 8, प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान 4, और बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। हल कर लेंगे इसे और आगे, 3 8 24 प्लस 4 एकम 4, तो बटा में भी 3 और 1 4, 24 और 4 28, 28 बटा 4 यानी x का मान आ गया 7। सेम इसी तरह से y का मान निकालेंगे। y का मान m1 यानी 3, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -3 बटा में m1 का मान 3 और m2 का मान 1। इनका गुणा कर देंगे, 3 5 15, 3 का -3 का 1 से गुणा -3 बटा में 3 और 1 4, 12 में से 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटाएंगे 12 बटा में 4, यानी y का मान आ गया 3। लास्ट में लिख देंगे अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक। इस तरह से ये सवाल करना था आपको। क्या आ गए 7,3 आंसर। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये बच्चों, इसको अपने करते हैं कंप्लीट। पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं पहले।
तो देखो बच्चों, इसका एक डायग्राम बनाया है हमने। इस डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि भूमि पर एक बिंदु है, हमने ए बिंदु लिया है। उस बिंदु से एक मीनार है 20 मीटर ऊंची, सॉरी एक भवन है 20 मीटर ऊंचा एक भवन। उस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, टी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक ये संचार मीनार है। इस मीनार के तल, तल यानी ये वाला पॉइंट, और शिखर, शिखर यानी ये वाला पॉइंट, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का तो है 45 डिग्री, शिखर का है, इसका ये शिखर का है 60 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई यानी सी डी का मान निकालना है। तो पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। हमें बी सी ज्ञात है, तो बी सी ज्ञात होने पर हम ए बी को ज्ञात कर सकते हैं। जब ए बी ज्ञात हो जाएगा तो हम बी डी को ज्ञात कर लेंगे, और बी डी में से जब बी सी को घटाएंगे तो सी डी का मान हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले करते हैं, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये लंब है, ये आधार है। क्या लिखेंगे? लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना है? BC, आधार कितना है? AB। BC बटा AB बराबर tan 45 डिग्री। BC का मान 20, AB ज्ञात नहीं है, tan 45 का मान 1 होता है। तिरछा गुणा करेंगे तो AB का मान भी 20 आ जाएगा। AB बराबर 20 मीटर। ठीक है, AB का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इस AB के मान को ज्ञात करने के बाद पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, ए बी डी में इस बार लंब हो जाएगा बी डी, लंब हो गया बी डी और आधार हो गया ए बी। लंब बटा आधार बराबर tan 60 डिग्री। दोबारा से ये लिखना चाहो तो लिख देना लंब बटा आधार, अदरवाइज आप सीधा लिख दो बी डी बटा ए बी। बी डी यानी लंब, ए बी यानी आधार। लंब बटा आधार बराबर 10 और कोण का मान 60 डिग्री है। तो बी डी का मान हमें ज्ञात करना है। बी डी की जगह बी डी, आधार ए बी, ए बी हमने अभी अभी निकाला हुआ है 20, और tan 60 का मान √3 होता है, √3 बटा 1। तिरछा गुणा करेंगे तो बी डी का गुणा 1 से बी डी, और 20√3 का गुणा हो जाएगा आपस में 20√3 मीटर। ये बी डी का मान आ गया। अब हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, संचार मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यानी सी डी का मान, सी डी का मान होगा बी डी माइनस, बी डी माइनस पूरे बी डी में से बी सी को घटाना है। तो ये आएगा बी डी का मान 20√3 माइनस इसका मान 20 मीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं, दोनों में से 20 कॉमन आ जाएगा, 20 कॉमन है, √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल करते हैं, त्रिज्या r का मान कितना दिया हुआ है? त्रिज्या r तो है 21 सेंटीमीटर, और थीटा, कोण थीटा का मान है 60 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, अगर लघु या दीर्घ वर्ड नहीं लिखा होता है ना, तो आपको लघु त्रिज्या खंड का फार्मूला ही अप्लाई करना है, πr² गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो 22/7 अप्लाई करना है। r का मान 21 है, तो r² होने के कारण 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री और बटा में 360 डिग्री। अब 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल, 6 के पहाड़े से कटेगा 6 पर 1 पर, और 6 पर नीचे कट जाएगा। ठीक है, 7 के पहाड़े से काटेंगे 7 × 21, 3 को काट देंगे 6 से, 2 पर कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 पर। तो सारी संख्याएं कट गई, केवल बच गया 11 और 21। 11 और 21 का गुणा करेंगे 231 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, सवाल नंबर है 11वां। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है वो अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है, उसके आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। डायग्राम आप बना लेना, अगर बनाना चाहो तो। ना भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें एक ठोस है जो अर्धगोले पर और उसके ऊपर शंकु खड़ा है, उस तरह के आकार का है। और नीचे से अर्धगोला है, ऊपर से वो शंकु है। तो डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर, क्योंकि हम आयतन की बात कर रहे हैं, तो टोटल जो आयतन होगा वो दोनों प्रकार की आकृतियां यानी अर्धगोला और शंकु के आयतन के योग के बराबर होगा। तो आप चाहते हैं तो मैं इसका एक डायग्राम पहले बना दूं, फिर उसके बाद सवाल को आगे करते हैं।
देखो बच्चों, यहाँ पर एक शंकु है और वो अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित हुआ है और ये ठोस बन गया। इस ठोस का हमें आयतन निकालना है। त्रिज्याएं हमें दे रखी है। शंकु का आकार का जिसकी त्रिज्याएं 1 सेमी है। चाहे तो आप शंकु की त्रिज्या कह लो, चाहे अर्धगोले की त्रिज्या कह लो, दोनों की त्रिज्याएं क्या है? 1-1 सेमी की है। शंकु की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम है। अब हमें इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन। जब भी आयतन पूछा जाता है तो वो ठोस बना किससे है, उन दोनों के आयतनों के बराबर होगा। तो ये लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच के मान 1-1 सेंटीमीटर है तो अपने यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई के पदों में निकालना है। तो पाई को अपने चेंज नहीं कर सकते, पाई की जगह पाई ही पड़ा रहने देंगे। और आर का मान 1 गुणा 1 गुणा 1, 3 बार लिख दिया। फिर प्लस में 1/3 पाई गुणा में आर की स्क्वायर है तो आर का मान 1 है तो 1 गुणा 1 और गुणा में एच का मान भी 1 है। सारे मानों को देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई/3 और ये बन जाएगा पाई/3। तो 2 पाई/3 और पाई/3 दोनों में हर समान है, बटा में 3 आएगा और ऊपर जुड़ जाएगा 2 पाई और प्लस में 1 पाई। 2 पाई और 1 पाई 3 पाई, 3 पाई/3 यानी इसका उत्तर आ जाएगा पाई। और उत्तर में लास्ट में मात्रा किसका लिखोगे? घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे इसके बाद सवाल नंबर 12वां, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित बारंबारता का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है तो आसान सा प्रश्न है। साक्षरता दर दे रखी है, नगरों की संख्या दे रखी है। हमें इसकी एक टेबल बनानी है और टेबल बना के इस सवाल को आगे करना है। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसकी जो टेबल बनेगी उसमें पहला जो पॉइंट होगा वो साक्षरता दर का होगा। टेबल मैं बाद में बना दूंगा, एक बार पॉइंट लिख देते हैं। साक्षरता दर। दूसरे नंबर पे है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। साक्षरता दर कितनी है? 45 से 55 और 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। नगरों की संख्या है 3, 10, 11, 8, 3। अब इसके बाद यहाँ पर अगला कॉलम बनता है मध्यमान का। मध्यमान यानी एक्स का, मध्यमान जिसे हम एक्स कहते हैं, इनका बीच वाला मान। तो इन दोनों का जोड़ करके आधा कर लो, पहला तरीका ये है। दूसरा, इनमें सभी में 10-10 का अंतराल है तो उस 10 का आधा करके पहले वाले मान में जोड़ दो। 10 का आधा 5, 5 इसमें जुड़ता जाएगा। 45 में 5 जोड़ दिए 50, फिर 55 में 5 जोड़ दिए 60, 65 में 5 जोड़ दिए 70, 70 के बाद 75 में 5 जोड़ दिए 80 और इसी तरह से आगे 90 आ जाएगा। ये मध्यमान हो गया। अब आपको लगता है कि इनका मल्टीप्लाई आसान है तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर इनका मल्टीप्लाई मुश्किल लग रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, सवाल को आगे करेंगे। हमारा सवाल इसके बाद में जाएगा डी पर। डी का मान कल्पित माध्य विधि से हम निकालते हैं। डी का मान होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस ए का मतलब कल्पित माध्य है और ए इन्हीं में से कोई एक मान होता है। जो बीच वाला मान होता है ज़्यादातर अपने वो लेते हैं, ये वाला हमारा ए है। इस ए की वैल्यू के सामने यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और सभी के बीच में 10-10 का अंतराल है ना, तो यहाँ 10 और यहाँ 20, नीचे इस तरह से लिख दिया और ऊपर 10-20, ऊपर वाले मान माइनस के। ठीक है, अब इसके बाद अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम एफ का गुणा, ये नगरों की संख्या क्या है? एफ है। ये एफ लिखना रहेगा यहाँ पर, ये एफ है। एफ का गुणा अब हम करेंगे डी के साथ। तो 3 का गुणा -20 के साथ माइनस के 60, 10 का गुणा -10 से माइनस के 100, 11 का गुणा 0 से 0, 8 का गुणा 10 के साथ 8 दाई 80, 3 का गुणा 20 के साथ 3 और 20 का गुणा 60। ये दोनों प्लस माइनस वाली संख्याएं हैं, इनका योग करा 160 आया। इन दोनों प्लस वाली संख्याओं का योग करेंगे 140 आएगा। ठीक है, अब मैं ये टेबल कंप्लीट कर दूं फिर आगे इस सवाल को करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने इस तरह से इस टेबल को तैयार कर लिया। अब हमें इनका योग करना है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ। ये एफ वाले कॉलम का योग सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इनका जोड़ करेंगे 3 10 13, 13 और 11, 13 और 11 24, 24 और 8 32 और 3 35। इनका योग 35 आया। इनका योग करा सिग्मा एफ और डी का गुणा सिग्मा एफ डी। इनका योग देखेंगे तो माइनस वाले ज़्यादा हैं तो माइनस का 20 इसका उत्तर आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी टेबल तो हो गई कंप्लीट।
अब हमें इस क्वेश्चन को आगे हल करना है फॉर्मूला लगाकर। तो माध्य वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कल्पित माध्य विधि से करा है हमने क्वेश्चन, तो यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान हमने 70 माना था, सिग्मा एफ डी का मान माइनस का 20 आया है, सिग्मा एफ का मान 35 आया है। इसको ब्रैकेट में लिख दो माइनस वाला संख्या होने के कारण। ये बन जाएगा 70, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 20 और 35 5 के पाड़े से कट जाएंगे। 5 चौके 20, 5 साते 35, 4/7। 4 में 7 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.557। ये आंसर आ जाएगा 69.43 आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है 13वें प्रश्न में, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 2 अंकों का, प्रायिकता पर आधारित। तो पहले है थैले में लाल गेंदें कितनी हैं और काली गेंदें कितनी है वो लिख लेते हैं। थैले में लाल गेंदें बराबर 3, काली गेंदें या काली गेंदों की संख्या लिख लो, काली गेंदें लिख दो, ये है 5। कुल गेंदें कितनी हुई? कुल गेंदें 3 और 5 का जोड़ 8। कुल गेंदों की संख्या 8। अब लिखेंगे यहां पर, अतः कुल परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम बराबर 8। कुल गेंदें ही 8 है तो कुल परिणाम 8। अब इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं, लाल हो लाल नहीं हो। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ऊपर तो आएगा लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। लाल गेंदों के अनुकूल परिणाम, लाल गेंदें हैं 3 और कुल परिणाम 8, 3/8। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, लाल गेंद न होने की प्रायिकता। गेंद लाल नहीं होनी चाहिए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? लिखेंगे लाल गेंद न होने के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ऐसी कितनी गेंदें हैं जो लाल नहीं है? तो ऐसी 5 गेंदें हैं जो लाल नहीं है। 5/8, कुल गेंदें 8 है तो 5/8 उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्न ये पूरा हुआ और इसके साथ ही हमारा जो 2-2 अंकों वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे आगे जो प्रश्न है वो 3-3 अंकों वाले प्रश्न आएंगे। तो 3-3 अंकों वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। उस प्रश्न नंबर 14 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। तो अच्छा प्रश्न है ये। एपी के 2 पद हमें दिए हुए हैं, 11वां और 16वां। तो एपी का 11वां पद, एपी का 11वां पद यानी A11, जिसे हम बोलते हैं A+10D। इसका मान हमें दिया हुआ है 11वां पद 38 है, तो ये समीकरण नंबर 1 होगी। और दूसरी समीकरण 16वें पद से निकलेगी। एपी का 16वां पद जिसे हम A16 बोलेंगे और ये होता क्या है? A+15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। देखो एपी वाले सवालों में हमें इस तरह से 2 समीकरणें मिलेगी और हमेशा यहाँ पर लिखना होगा घटाने पर, जिससे ए हमारा विलोपित हो जाएगा। यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 10D में से 15D माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे? 5D माइनस के। 38 में से 73 माइनस करेंगे तो माइनस के 35 बचेंगे। तो डी का मान -35 बटा -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 35 में 5 का भाग देंगे 7 आएगा। डी का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब इस डी के मान को अगर हम कोई एक समीकरण में रख दें तो वहां से ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम डी का मान रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर क्या आएगा? ए की जगह पर A+10, डी का मान 7 बराबर 38। तो A+
10 और 7 का गुणा 70 बराबर 38। ए बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70। ए बराबर आएगा, इधर 38 में से 70 घटाएंगे तो माइनस के 32। ए का मान माइनस के 32। अब देखो बच्चों, हमारे पास ए है, हमारे पास ए है और डी है, दोनों है। अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है तो दो ही चीजें चाहिए। एपी का 31वां पद निकालना है तो एपी का 31वां पद अर्थात ए 31, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 30 डी। तो ए प्लस 30 डी में हम मान रखेंगे ए का मान हमारे पास है -32 प्लस 30 गुणा डी का मान 7। हल करेंगे, माइनस के 32 और प्लस के 30 और 7 का गुणा 210। हल करने पर हमारे पास आएगा ये 31वां पद। इन दोनों को घटाएंगे, 210 प्लस के हैं, उसमें से 32 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 178 आएगा इसका 31वां पद। ओके, आई होप सवाल समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 15 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये दो बिंदु ऐसे हैं जिनसे एक और बिंदु है वो समदूरस्थ है इन दोनों बिंदुओं से, और वो बिंदु एक्स अक्ष पर है। तो आपको पता होगा बच्चों, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो हमें वो बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष के ऊपर वो बिंदु है। तो लिखेंगे, पहले हम हल करेंगे। माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा है? कोई बिंदु मान लिया P, जिसके निर्देशांक x, 0 है, जो बिंदुओं इस बिंदु का नाम A दे देते हैं, बिंदुओं A 2, -5 और दूसरा बिंदु B दे देते हैं नाम -2, 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अर्थात इस P बिंदु की A से दूरी और P बिंदु की B से दूरी बराबर है, PA बराबर है PB। ओके, अब दूरी सूत्र क्या कहता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालनी होती है तो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र ज्ञात करने का दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। इस सूत्र से अगर हम देखें तो ये सूत्र दो बार अप्लाई होगा, एक बार PA के लिए, दूसरी बार PP के लिए। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आप एक कार्य कर सकते हो, इस सूत्र को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। हम समीकरण 1 से डायरेक्ट एक तरफ इधर PA की दूरी चलती जाएगी, दूसरी तरफ PB की दूरी चलती जाएगी, तो दोनों दूरियों के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। चलो अपने इसी तरह से कर लेते हैं, बीच में बराबर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले हम PA बिंदु दोनों के बीच की दूरी इधर लगाएंगे और बराबर में PB के लिए सूत्र यहाँ लगाएंगे, दोनों के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे। इसके लिए PA दूरी जो है ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखो PA बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, P और A के बीच की दूरी, तो पहले A बिंदु के निर्देशांक क्या है वो देखो, 2, -5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे -5। फिर उसके बाद P बिंदु के निर्देशांक है x, 0, तो यहाँ लिखेंगे -x, यहाँ लिख देंगे -0। ओके, दोबारा से देखो, अगर हमें PA दूरी निकालनी है तो A बिंदु के निर्देशांक पहले लिखे, P बिंदु के निर्देशांक बाद में लिखे। सेम ऐसे ही इधर भी PB दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। पहले B बिंदु के निर्देशांक लिखे जाएंगे -2, 9, ठीक है, और फिर P बिंदु के निर्देशांक x, 0 है, तो x को चिन्ह चेंज करके -x, फिर -0। अब देखो दोनों ही संख्याएं, दोनों तरफ रूट का निशान है, तो दोनों रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0, ये -5 का होल स्क्वायर, इधर -2 - x का होल स्क्वायर है, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये प्लस का आ जाएगा फिर, और वो जो माइनस बाहर आया था उसके ऊपर स्क्वायर थी, इसलिए वो माइनस प्लस का हो जाएगा, और इधर 9 का स्क्वायर, 9 - 0 9 होता है। इसके ऊपर और इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा है हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक तो फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²।
और एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, a माइनस बी वाला यहाँ लगेगा और a प्लस बी वाला ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अप्लाई करते हैं इसमें, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी 4x हो जाएगा, 2ab इन दोनों का गुणा और उसके गुणा से पहले 2 है तो 4x हो जाएगा, और लास्ट में है प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। दूसरी तरफ इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab दोनों का गुणा फिर 2 से और गुणा 4x और लास्ट में एक्स स्क्वायर और प्लस का 81। सारे मान एक तरफ ले आओ, ये एक्स स्क्वायर 4 और 25 हो गए 29 और माइनस के 4x, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 4x इस तरफ आकर माइनस के 4x, 4 और 81 85 हो जाएंगे प्लस के, इस तरफ लेंगे तो माइनस के 85 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का था ये माइनस का था इसलिए माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के 8x और प्लस के 29 माइनस के 85 माइनस के 56 बच जाएंगे बराबर में 0। पक्षांतरण करेंगे, माइनस के 8x बराबर 56 तो x बराबर 56 बटा माइनस 8, तो x का मान आ जाएगा 56 में 8 का भाग देते हैं 7 होता है, ये वाला माइनस 7 में लग जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 7। ओके, अब देखो ये x की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, y का मान तो 0 है, जो बिंदु है उसका मान निकालना है x अक्ष पर, तो उसके लिए हमें केवल x चाहिए था, y की वैल्यू पहले से 0 ही होती है, तो अभिष्ट बिंदु कितना आ जाएगा, अतः लिख दो यहाँ पर, अतः अभिष्ट बिंदु जो x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु है उसके निर्देशांक कितने आ गए, अभिष्ट बिंदु हमने P माना हुआ है और इसके निर्देशांक है -7,0 है। x की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं थी, वो हमने ज्ञात कर ली। ओके, नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अच्छा सवाल है, ये एक प्रमेय भी है, इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए डायग्राम बना के फिर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम बनाया। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई है, PA और PB। O केंद्र वाला एक वृत्त है और इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है और हमें ये प्रूव करना है कि PA और PB आपस में बराबर है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया क्या गया है, दिया है या दिया गया है, क्या दिया गया है, O केंद्र वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध करना है, इसमें आप यहां से लेकर ये वाली लाइन नोट कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर सीधा लिख दो कि अगर मैथ की भाषा में बोलो तो PA को बराबर प्रूव करना है PB के। ये तो आप ये लाइन लिख देते हो तो भी लिखना पड़ता, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ये तो कंपलसरी है, ये लाइन लिखना, यहाँ पर वर्डिंग लिखनी जरूरी है कि PA बराबर PB। अब देखो अकेला इस डायग्राम से ये सवाल सिद्ध नहीं होने वाला, हमें इसमें कुछ रचना करनी है, तो रचना वाला पॉइंट इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। रचना क्या करनी पड़ेगी देख लेते हैं। रचना में इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। देखो एक तो हमें ये स्पर्श बिंदु है, इनको मिला देना है केंद्र बिंदु से, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र बिंदु से मिला दिया, और एक हमने इस तरह से केंद्र को किससे मिला दिया, बाह्य बिंदु P से। तो बेसिकली हमने क्या किया है, केंद्र को तीन जगह मिलाया, केंद्र को तो एक तो स्पर्श बिंदुओं पर और एक बाह्य बिंदु से मिला दिया। तो ये तीन बात मतलब तीन पॉइंट हमने मिलान करे हैं, जो इनको लिख देते हैं, लिख देंगे वृत्त के केंद्र O को स्पर्श बिंदुओं A व B तथा बाह्य बिंदु P से मिलाया, हमने अपनी तरफ से इनको मिला दिया। अब इसका चौथा पॉइंट शुरू होगा रचना उत्पत्ति वाला।
उपपत्ति। देखो बच्चों अब कैसे होगा ये सवाल। हमने अब इस डायग्राम में दो त्रिभुज प्राप्त कर लिए। ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज नीचे ओ बी पी। हमें ये प्रूव करना है कि पी ए और पी बी आपस में बराबर है। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो हमारा सवाल हल हो सकता है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमने इसमें उसी तरह से इस सवाल को कंप्लीट करना है। पहले हम लिखेंगे त्रिभुजों के नाम। त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में ओ ए पी व ओ बी पी में देखो तीन चीजें हमने बराबर करनी है सर्वांग समता के लिए। पहला तो इसमें आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि ओ ए और ओ बी ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी और यहाँ लिख दो वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, एक तो ये चीज बराबर होगी। दूसरी बात इसमें हमें ये पता चल रही है कि एक ये कोण जो है ना, ये और ये कोण दोनों 90 डिग्री के होते हैं। स्पर्श बिंदु के ऊपर त्रिज्या के द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस कोण का नाम होगा कोण ओ ए पी और इस कोण का नाम होगा कोण ओ बी पी। दोनों कोण 90-90 डिग्री के, ये और ये कोण बराबर है। तीसरी एक चीज हमें इसमें यह पता चल रही है कि ओपी जो भुजा है दोनों त्रिभुजों की एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, ये है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, इस तरह से हमने तीन चीजें इसमें पता कर ली। दो भुजाएं हैं और एक कोण है। तो देखो दो भुजाएं कौन कौन सी है, एक ये भुजा और एक ये भुजा और कोण साइड में रह गया। एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, इस तरह से ये बन रही है। तो इसको अपने लिखेंगे समरूपता की कसौटी कौन सी लगी इसमें, साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड समरूपता से, एंगल साइड साइड समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज, कौन से दो त्रिभुज, त्रिभुज जो हमने शुरू में लिए थे ओ ए पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ बी पी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे पी ए बराबर पी बी और यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इति सिद्धम हमारा सवाल सिद्ध हो गया। नीचे हिंदी में लाइन लिखना चाहो तो लिख देना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो बहुलक वाले सवाल में हमें टेबल एज इट इज बनानी होती है। यहाँ लिख देते हैं वर्ग और यहाँ लिख देते हैं बारंबारता। टेबल को हम बाद में बना देंगे, पहले हम डायरेक्टली सवाल को करते हैं। बारंबारता जिसे हम एफ लिखते होते हैं, ये वर्ग तो है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और यहाँ पर 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब देखो सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है उसको बोलते हैं F1, उससे ऊपर वाली बारंबारता F0 और उससे नीचे वाली बारंबारता F2। हमने इसको देखकर ये चीजें नोट कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिखना होता है हिंदी में, वो लाइनें पूरी लिखनी होगी। यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 61 है। अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 61 के सामने वाला 60 से 80। ओके, अब यहाँ पर पांचों मान हम दोबारा से नोट कर देंगे, F1, F0, F1, F2, L और H। ये 5 मान होते हैं। ये 3 मान तो अपने पास है, 52, 61, 38। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये L होती है जिसका मान 60 है। H होता है इन दोनों का अंतराल 20। अब ये टेबल भी अपने को कंप्लीट करनी है, तो टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो बच्चों हमने ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम इसे आगे करेंगे। हमारे पास जो भी मान हमारे पास मौजूद हैं उन मानों को हम रखेंगे सूत्र के अंदर और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस फार्मूला बहुलक का, बहुलक का सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए। बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F0 बटा में
2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। l का मान 60 और f1 का मान 61 माइनस f0 का मान क्या था, f0 का मान 52 है और इसका 38 है f2 का। तो यहाँ लिखेंगे 52, 2f1 यानी 2 गुणा 61 माइनस f0 का मान 52 और ये हो गया 38, f2 गुणा में h का मान 20। सोल्व कर लेंगे आगे, ये होएगा 60 प्लस 61 में से 52 घटा देंगे 9 और बटा में 2 का 61 से गुणा 122 और 52 और 38 का जोड़ करेंगे 90 और इसके गुणा में 20। तो ये बन जाएगा आगे 60 प्लस 9 के गुणा में 20 और बटा में 22 में से 90 घटा देंगे 32। अब अगर ये कटते हैं किसी टेबल से तो काट दो। ये कटते हैं बच्चों 5 के पहाड़े से, 4 के पहाड़े से, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 5 20, 4 8 32। तो ये बन जाएगा हमारे पास 60 प्लस 9 5 45 बटा में 8। तो 60 प्लस 45 में 8 का भाग देंगे 5.625, तो उत्तर आ जाएगा 65.625। ये इस प्रश्न का बहुलक आ जाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा खंड स, और खंड स के जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंकों का है। खंड स के अंदर हमें कुल 3 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न में अथवा वाला ऑप्शन है, यानी आपको विकल्प है, दोनों में से आप कोई एक प्रश्न कर सकते हो। मैं आपको आपकी सुविधा के लिए दोनों ही प्रश्न सोल्व करवाने वाला हूँ। तो जैसे प्रश्न नंबर 18 है, इसका पहला है, इसमें मतलब दोनों में से प्रश्नों में से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और अथवा में है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छे प्रश्न हैं। पहले हम पहला इसका हल करते हैं। दी गई द्विघात समीकरण क्या है? दी गई द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसके मूलों की प्रकृति पहले हमने ज्ञात करनी है और उसके बाद हमें अगर मूलों का अस्तित्व आ जाता है तो हमें मूल ज्ञात भी करने हैं। तो ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। मूलों की प्रकृति के लिए हमें इसके गुणांक पता करने हैं, a, b और c। a, b, c ज्ञात करना है। a होता है x² का गुणांक जो कि 2 दिया हुआ है, b होता है x का गुणांक जो माइनस का 6 है और अचर पद को बोलते हैं c। ये मिल गए। अब हमें विविक्त कर निकालना है इसका। विविक्त कर, विविक्त कर क्या होता है? किसी समीकरण के लिए मूलों की प्रकृति निकालने का जो तरीका होता है वो विविक्त कर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू को निकालना ही विविक्त कर कहलाता है। तो b² माइनस 4ac का जब मान निकल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो b² माइनस 4ac में अपने मान रख देंगे, b का मान -6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3। हल करेंगे, -6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। तो ये बन गया हमारे पास 36 माइनस 24 यानी 12। डी का मान कितना आया? 12 आ गया। डी यानी कि b² माइनस 4ac ही है। ठीक है, ये अभी हमने डी का मान निकाला है। इस डी का मान अगर देखें तो 3 तरह से आ सकता है, या तो 0 से बड़ा मान आएगा, या 0 से छोटा आएगा यानी माइनस में आएगा, या फिर 0 आएगा। 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो उसमें से अगर 0 से छोटा आ जाता है मूलों की प्रकृति के अंदर, आप ये लिखोगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो मूलों की प्रकृति में आपने ये लिखना है कि मूलों का अस्तित्व है। उसमें भी आप ध्यान रखोगे 0 आने पर दोनों मूल बराबर होंगे, 0 से बड़ा उत्तर आने पर दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर कितना आया? 12 आ गया। तो अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ लिखते हैं आपने d का मान 0 से बड़ा है, अतः दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये मूलों की प्रकृति है। अब मूल ज्ञात करना, अब अपने इसके मूल ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लगा देते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र। इस सूत्र से किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर दी रूट b² माइनस 4ac और बटा में 2a। तो ये आएगा x बराबर -b, b का मान माइनस में
6 प्लस माइनस, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने पहले से निकाला हुआ है, इसका मान 12 आएगा, तो दोबारा से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और बटा में 2 गुणा ए का मान दोबारा नोट करते हैं, ए का मान अपनी 2 है, तो यहाँ से लिख देते हैं 2। सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 प्लस माइनस 12 को अगर देखें ये बनता है 2√3। 12 का मतलब होता है 4 गुना 3, 4 का वर्गमूल होगा 2, 2 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर रह जाएगा √3। अब देखो 2 का पहाड़ा सब में कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ दोनों में से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2, 2 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और बटा में 4, 4 से ये कटेगा, 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, तो इसके दो उत्तर आ गए, एक तो आ गया 3 प्लस √3 बटा 2, दूसरा आ गया 3 माइनस √3 बटा 2, ये दो मूल आ गए, ठीक है, एक्स की दो वैल्यू आ गई यहाँ पर। ओके, ये तो था हमारा पहला प्रश्न। इसका अथवा वाला प्रश्न भी और देख लेते हैं। इसका अथवा वाले प्रश्न में दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं इसका अगला प्रश्न करने के लिए नए पेज पर, और हमारे पास जो भी इस प्रश्न में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इस प्रश्न को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो इसका एक डायग्राम बनाया है हमने, इस डायग्राम में देखो ये समकोण त्रिभुज है जिसका जो आधार है वो हमने मान लिया कि x सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई यानी लंब जो होगा वो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा इससे, और 13 सेंटीमीटर का कर्ण है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है वैसे हम इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं, इसका हल करते हैं अथवा वाला पार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें ऊंचाई मिल जाएगी, उसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, कर्ण हमें दे रखा है प्रश्न में 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक समीकरण बनानी है और उसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण यानी कि 13 का स्क्वायर, आधार x का स्क्वायर प्लस लंब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर, इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये x 169 इधर आएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 169 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 49 में से 169 घटाएंगे तो माइनस के 120 बराबर 0। सभी में 2 का भाग चला जाएगा, पूरा पूरा 2 का भाग दे देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। और यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है जिसका हल कौन से मेथड से करेंगे हम, श्रीधर आचार्य मेथड से, श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो पहले हम ABC के मान यहाँ नोट करते हैं, a का मान 1, b का मान माइनस के 7 और c का मान माइनस 60। सारे मान लिख लेने के बाद अपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस बी का मान माइनस का 7 प्लस माइनस वर्गमूल, वर्गमूल में बी स्क्वायर यानी माइनस का 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान माइनस के 8, और इस पूरे के बटा में 2 गुणा ए का मान 1। अगले पेज पे इसे लेके चलते हैं, ये आएगा हमारे पास x बराबर 2 बार माइनस के निशान थे, प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 2 बार माइनस था तो प्लस, और 6 का गुणा करेंगे, एक मिनट, 4 का गुणा करेंगे हम, 4 का गुणा करेंगे 60 के साथ, 240 आएगा प्लस का, और बटा में
2। ये बन जाएगा x बराबर 7 प्लस माइनस 49 और 240 289 बटा में 2। अब देखो बच्चों 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल 17 होता है, बटा में 2 आ जाएगा। एक बार प्लस का सिंबल ले लीजिए, x प्लस 17 बटा 2, दूसरी बार x माइनस 17 बटा 2। x के दो मान आएंगे, 17 7 24, 24 में 2 का भाग दिया 12, 7 में से 17 घटाएंगे माइनस के 5, माइनस 5 में 2, माइनस के 10, 2 का भाग देंगे तो माइनस के 5। x के दो वैल्यू आ गए। x वास्तव में क्या है, एक त्रिभुज की भुजा है और भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर 12 ही सही हल है, सही हल है। तो इससे हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार यानी x का मान 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मानी हुई थी, x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये दो आंसर हमारे इस क्वेश्चन के आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल में है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए, और अथवा में दे रखा है इसके यदि 10 ए प्लस बी बराबर √3 और 10 ए माइनस बी बराबर 1 बटा √3 हो तो ए और बी के मान ज्ञात करो। दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो पहले हम ये वाला करते हैं हल। इसका हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है LHS, जिसका मान हमें दिया हुआ है वर्गमूल में 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है। अब एक बात आप नोट करो कि अगर इस वाले प्रश्न को दाएं पक्ष को देखें तो उसमें तो कहीं रूट है ही नहीं, ये वाला रूट का निशान ही नहीं है, तो हमें इस रूट को हटाना है। और रूट को हटाने के लिए हमें ध्यान देना है, अगर 1 प्लस साइन है इसका रूट हटाना है तो ऐसी की ऐसी संख्या और होनी चाहिए जो कि इसमें नहीं है, तो हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम संख्या का। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, ऊपर नीचे हम सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, कोई फर्क नहीं पड़ता सेम संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, यानी गुणा और भाग करने पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दो बार आ गया, 1 प्लस साइन ए का हो गया होल स्क्वायर, ऊपर तो स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन गया। कारण यहाँ पर आप दे सकते हो चूंकि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रीजन है। ठीक है, अगले स्टेप में आप चाहो तो ऊपर वाली संख्या का रूट हटा सकते हो, एक साथ हटाना चाहो तो एक साथ हटा सकते हो, अपने एक साथ हटाएंगे 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर और बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए क्यों होता है इसका भी रीजन यहाँ दे दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है ए। अगर यहाँ से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करूँ, यानी साइन स्क्वायर को इधर लेकर आए तो सामने क्या बचा, केवल बच गया कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये रीजन है इसका। तो अपने पास अब रूट हटाने का मौका मिल गया, इसके पूरे के ऊपर वर्ग है, इसके ऊपर भी वर्ग है, तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में आ जाएगा कोस ए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए और हमें हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए के बटा में कोस ए है, अलग अलग करेंगे तो 1 के बटा में कोस ए और साइन ए के बटा में भी कोस ए, 1 बटा कोस ए होता है सेक ए और साइन ए बटा कोस ए होता है टेन ए, और यही हमने राइट हैंड साइड में प्राप्त करना था, यानी हमारा LHS बराबर हो गया RHS के। ओके, चलिए अब हम इसका अथवा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। अथवा वाले प्रश्न में हमें 10 ए प्लस बी का मान दिया हुआ है √3 और 10 ए माइनस बी का मान 1 बटा √3, तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे ए बी का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर हल करता हूँ मैं अथवा वाला पार्ट। अथवा वाला पार्ट है, दिया क्या गया है, दिया है 10 ए प्लस बी
बराबर तो दिया हुआ है अंडर रूट 3, और दूसरी समीकरण मैं इधर साइड में लिख देता हूँ 10a माइनस बी, ये दिया हुआ है 1/√3। इसको सोल्व करने का मेथड क्या रहेगा, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। 10a प्लस बी इधर है √3, तो ध्यान दीजिए 10 को हटाना है हमने, तो हमें जो सामने मान दिया हुआ है ना उसी को 10 के पदों में लिखना है। ये जो √3 है इसको ध्यान से देखो, √3 होता है 10 60 डिग्री का मान, ये लीजिए 60 डिग्री आ गया। अब इधर भी 10 है इधर भी 10 है, 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो a प्लस बी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारे समीकरण नंबर 3 आ गई। सेम इसी तरह से यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, आप चाहो तो ये नीचे यहाँ बाद में भी हल कर सकते हो अलग से। अभी मैंने समीकरण नंबर 1 निकाली। अच्छा, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको समीकरण ना निकाल के ना विलोपन विधि की बजाय प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो इसको समीकरण ना बनाकर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ से a या b का मान निकाल लेते हैं। जैसे a का मान अगर निकालना चाहें तो 60 माइनस बी आएगा, 60 डिग्री माइनस बी को इधर ले गए, a की वैल्यू निकाल ली, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। आगे ये काम आएगी, सीधा डायरेक्ट a का मान। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ये 10 30 डिग्री का मान होता है, 10 से 10 हो जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा, a माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री। अब a का मान यहाँ से देखो, a का मान है 60 डिग्री माइनस बी, और फिर आगे ये वाला माइनस बी और बराबर में 30 डिग्री, माइनस का बी और माइनस का बी, माइनस का 2b और इधर 30 डिग्री, ये 60 डिग्री इधर आएगा तो माइनस के 60 डिग्री, तो माइनस के 2b बराबर माइनस के 30 डिग्री, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, p का मान यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 बटा में जाएगा तो 15 डिग्री। ओके, b की वैल्यू हमें यहाँ से इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। अब ये b का मान हमें समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ अगले पेज पे लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास है a बराबर 60 डिग्री माइनस बी की जगह आ जाएगा 15 डिग्री, a की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो नीचे लिख दो, अतः a बराबर तो आया है 45 डिग्री और b बराबर आया है 15 डिग्री, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद अंतिम सवाल, सवाल नंबर 20वां। इसमें भी अथवा दिया हुआ है सवाल में, पहला दिया हुआ है इसमें निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, और दूसरा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो नीचे इतनी जगह नहीं है कि मैं इस सवाल को कंप्लीटली कर पाऊँ, तो मैं इसकी ये पूरी टेबल अलग से बना के फिर आपको ये सवाल आगे करवाऊंगा। तो इसके माध्यक को ज्ञात करने में 3 खानों वाली सारणी बनती है, वो सारणी बना लेते हैं, फिर आगे सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने जो टेबल बनानी थी उसके माध्यक को ज्ञात करने के लिए, तो उसके लिए 2 कॉलम तो एज इट इज़ बनाने होते हैं। तीसरा जो कॉलम होता है वो संचयी बारंबारता का होता है माध्यक वाले प्रश्न में। तो संचयी बारंबारताओं को इकट्ठा करना, पहले 4 है बारंबारता, फिर उसके बाद अगली बारंबारता 5 इसमें जुड़ जाएगी, 4 और 5 9, 9 में अगली बारंबारता 13 को जोड़ देंगे, 13 9 22, 22 में अगली बारंबारता 20 को जोड़ देंगे, 22 और 20 42, 42 में अगली बारंबारता जोड़ेंगे 14 को, तो 22 और 14 56, तो ये हो जाएगा 56, 56 में अगली बारंबारता जोड़ेंगे 8 64, 64 में 4 जोड़ देंगे 68। तो इस तरह से हमें बारंबारताओं का योग कितना मिला, 68 68 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे n/2 का मान, n/2 यानी 68/2, जो कि आ जाएगा 34, n/2 का मान 34 आ गया। अब ये मान निकालने के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है 34 से, हमने जगह पढ़ी होगी वहीं लिखोगे, एक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है। ओके, 34 से जस्ट बड़ा जो मान है वो लिखना है, 34 से जस्ट बड़ा मान 42 है। अतः माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग, 42 वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा 125 से 145। अब इसके आधार पर हमें मान निकालने हैं, एक तो CF का, एक F का, एक L का और एक H का। CF कौन सा होता है, इस वाले कॉलम में 42 से ऊपर वाला मान, ये CF है 22। माध्यक वर्ग अंतराल जो था ना, उससे ऊपर वाली अंतराल की संचयी बारंबारता F होगा माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता 20, L होगा निम्न सीमा 125 और H होगा इनका अंतराल 20। ठीक है, ये 4 मान और ये n/2, ये टोटल 5 मान सूत्र में काम में आते हैं। तो सूत्र लगाते हैं माध्यक ज्ञात करने का, तो लिखते हैं यहाँ पर माध्यक बराबर L प्लस
n बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणा में एच। इसमें हम मान रखेंगे L का मान 125, 125 ही था ना, 125, H का मान 20, F का मान 20, CF का मान 22, n बटा 2 34, CF का मान 22, F का मान 20 और इधर H का मान भी 20। ये आपस में कट जाएगी, 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे 12, तो उत्तर आ जाएगा 137। इसकी जो बारंबार माध्यक है वो 137 ज्ञात हो जाएगा। अब इसके अथवा वाला सवाल है वो भी देख लेते हैं। अथवा वाले प्रश्न में हमें ज्ञात करना था, अथवा वाले प्रश्न में निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है, तो इसकी टेबल बना के सवाल को आगे देखते हैं कि किस तरह से हल होगा। तो देखो बच्चों, हमने जो प्रश्न में दिए हुए थे 2 कॉलम वर्ग और बारंबारता वाले 2 एज इट इज हमने उतार लिए हैं। अब हमें इसके बाद आगे इस सवाल को करना है। तो पहला मान तो हमारा वर्ग का था, दूसरा बारंबार था। अब तीसरा मान इसमें मध्य मान यानी x का निकलता है, तो वो मान हम इसमें ऐड करते हैं। मध्य मान यहाँ पर लिखते हैं, मध्य मान यानी x। और ये निकालने का तरीका आसान है, सभी में 20-20 का अंतराल है, तो 10-10 इसमें जोड़ते जाओ। 20 का आधा 10, पहले वाले मान में 10 जोड़ दो, 510, फिर यहाँ 530 आ जाएगा, 540 में 10 जोड़े 550, फिर 560 में 10 जोड़े 570, 580 में 10 जोड़े 590। आप पहला मान निकालने के बाद 20-20 ऐसे भी जोड़ सकते हो। अब देखो, f का गुणा x के साथ करना है। अगर आसान लग रहा है तो करें, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, अलग मेथड करेंगे। अब हमें d निकालना है, आसान नहीं लग रहा है ये तो हमें अब d निकालना है। d निकालने के लिए हम एक कॉलम और बना लेते हैं d निकालने का। तो d निकालने का तरीका होता है, d बराबर होता है x माइनस ए। इसमें से a होगा बीच वाला मान, इस वाले मान को हम a मान लेते हैं। इसके सामने 0, ऊपर नीचे 20-20 जोड़ते जाओ। देखो 20-40, ऊपर भी सेम 20-40, इनके आगे घटाव के निशान लगाने, ऊपर वाले माइनस के। अब बारंबारता वाले जो मान हैं उनको हमने गुणा करना है d के साथ। आपको लगता है कि गुणा आसान है तो कर दीजिए, नहीं तो फिर हम अगला एक स्टेप और कर लेते हैं, जिसमें हमें सारणी को थोड़ा और बढ़ा देना है और हमें अब अगला मान u निकाल लेना है। u बराबर होता है d बटा h। u आसान होता है सबसे, 0 1 2 1 2, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना आसान है। f का गुणा अब हम u से करेंगे, f का गुणा u से। टेबल आगे बढ़ाते हैं, f गुणा u लिखते हैं यहाँ पर, f गुणा u। f का मान 12, 12 का गुणा 2 से करा, 12 दूनी 24 माइनस के, 14 का गुणा 1 से करेंगे, 14 एकम 14 माइनस के, 8 का गुणा 0 से 0, 6 का गुणा 1 से 6, 10 का गुणा 2 से 10 दूनी 20। ये दोनों मान माइनस के हैं, जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 38। ये दोनों प्लस के हैं, जुड़कर हो जाएंगे 26। टेबल कंप्लीट हो गई है। केवल हमें इसमें नीचे योग करना बाकी है, तो सिग्मा एफ निकालते हैं यहाँ से। सिग्मा एफ इन सभी का जोड़ 12 14 26, 26 और 8 34, 6 40 और 10 50, इनका जोड़ 50। और ये है सिग्मा यू एफ यू, सिग्मा एफ यू इन दोनों का जोड़ 26 प्लस के हैं, माइनस के 38 है, तो माइनस वाले एक्स्ट्रा हैं 12, माइनस में आएगा 12। अब इसका फॉर्मूला पग विचलन विधि से माध्य है। कौन सी विधि है ये? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य, और माध्य का सूत्र a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा में h। मान रखेंगे a का मान 550 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया है माइनस के 12, सिग्मा एफ का मान 50 और गुणा में h का मान, अंतराल कितने कितने का था? 20-20 का था। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और बचेगा हमारे पास 550, ये प्लस माइनस माइनस 12 और 2 का गुणा होकर हो जाएगा 24, 24 बटा 5। 24 में 5 का भाग दे देंगे, तो अगले पेज पर चलते हैं। 550 24 में 5 का भाग देते हैं तो 4.8 आता है। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 545.2 आंसर। ठीक है, ये इसका क्या आ गया आंसर? माध्य आ गया।
तो बच्चों इस तरह से हमने गणित विषय का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व कर लिया है। मुझे पूरी आशा है आपको प्रत्येक प्रश्न समझ में आया है। बोर्ड परीक्षा में आपको ये प्रश्न काफ़ी काम में आएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को और आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, जिसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।